Assalamu alaikum everyone. Welcome to our today's Peak Career Guidance series. Our guest lecturer for today, Mr. Akram Juari, has joined the meeting. So we'll start with the session today. Before we start with the session, I'll just give a brief introduction about our speaker today. So the topic for today is that how to crack UPSC, MPSC, and other competitive government exams. So our guest lecturer, Mr. Akram Juari, um, he's the director at Saksham IAS Academy. Also, he's a special guest lecturer for UPSC at Mumbai University. Moreover, he's also the chief coordinator for MPSC at the Hajj Community of India, and he has been an ex-faculty at the Unique Academy. Overall, Mr. Akram Juari sir has experience of around 8 years, and Alhamdulillah, 47 plus students have cleared the state, are currently in the state and center service, who have cleared the exams, government exams under his guidance. So we have a very esteemed guest lecturer today with us, and I hope all of you will find this session very interesting. So, sir, Mr. Akram Johari, sir, over to you now. आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। और मेरा जो सेशन होता है यूजुअली वो इंटरैक्टिव सेशन होता है। मैं वन साइड बात में बिलीव नहीं करता कि सिर्फ मैं ही बोलते रहूं और आप लोग सुनते रहें। मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उसके आंसर आपको देने हैं। तो आई बिलीव इन टू वे कम्युनिकेशन। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे आप लोगों के चेहरे भी दिखने चाहिए, है ना, पता चले कौन कौन अटेंड कर रहा है। और आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं है, एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं है, मुझे आपके फेस से देख के पता चलेगा। तो आप सब लोग अपना अगर कैमरा अगर ऑन करते हैं तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलिए। मैं सबसे पहले तो हमारे जो पीक एकेडमी है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। एक शेर के साथ में मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। यूजुअली कहीं पे भी कुछ सेमिनार या फिर प्रोग्राम या फिर बात करने का मुझे मौका मिलता है तो मेरा फेवरेट है वो शेर। और उसका अगर मीनिंग अगर आपको समझ आए तो मतलब पूरी जिंदगी भर, मेरा तो जिंदगी का फलसफा ही वही है। मुझे जब भी कहीं पे बुलाया जाता है एज अ स्पीकर तो मुझे मेरे घर वाले ये कह के भेजते हैं कि आज वो शेर नहीं बोलना है आपको, हर हर बार उस शेर को आप दोहराते हैं। तो मेरा उनको यही कहना होता है कि इससे बेहतर शेर मुझे मिला ही नहीं। काफी पढ़ा हूँ लेकिन उर्दू के अशार, लेकिन इस शेर से बेहतर मुझे नहीं मिला। अभी आप सुनिए उसको। सुना होगा काफी मर्तबा, लेकिन उसकी मीनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो भी कैंडिडेट्स है या फिर पेरेंट्स है या फिर जो भी जितने भी ऑडियंस है, उसमें से कोई एक अगर शख्स उसको क्या समझ में आया इस शेर से, अगर थोड़ा सा अगर मुझे बता दे, हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इंटरैक्टिव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एनीवन, कोई एक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर जैसे कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर। पहले आपका नाम बताइए। सर माय नेम इज अल्फिशा सैफी। अल्फिशा। जी सर। जी हाँ, बताइए क्या समझ में आया आपको इस शेर से। जिंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश कर। और सर आपने बोला बेहतर मिल जाए समंदर तो दरिया की तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तलाश कर। सर जैसे जिंदगी में अच्छे से अच्छे की ही तलाश करनी है। अच्छा, और क्या समझा।
और अच्छा, और कोई बता सकता है? चलो बहुत अच्छी बात है, अल्फिशा मैडम ने थोड़ा सा इसके ऊपर और कोई बता सकता है क्या? एनीवन? सर एक बार रिपीट कर दो ना। एक बार रिपीट करूं? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। चलिए ठीक है, अगर कोई ट्राई नहीं कर रहा है तो मेरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है। अच्छा, मुझे इसमें से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक नदी में और एक तालाब में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉन्ड एंड रिवर? यस सर। सर जो रिवर है जो वो कंटिन्यूअसली फ्लो करती है या स्टेशनरी हो सकती है। रिवर जो है कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, ग्रो में फ्लो हो सकती है। फ्लो करती है, ओके। फ्लो भी हो सकती है और मे बी सर वो कभी स्टेशनरी भी हो सकती है, बट जो तालाब है सर तो वो कॉन्स्टेंटली सर स्टेशनरी होती अच्छा, तो उससे क्या होता है? बहुत अच्छा आपने डिफरेंस बताया कि पॉन्ड जो होता है, तालाब जो होता है, उसका पानी रुका हुआ होता है, नदी का पानी जो है वो बहता होता है, फ्लोइंग, कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। तो उससे क्या होता है? है। मीन्स के सर जो नदी वाला पानी है तो सर वो प्योर होता है। ओके मीन्स कि सर कंटिन्यूअसली फ्लो होने से ओके। जो उसका पानी है तो सर उसमें जो गंदगी है वो मे बी कम हो सकती है। एंड सर जो तालाब है तो उसमें का पानी जो है स्टेशनरी रहने की वजह से सर जो पानी गंदा हो जाता है। मीन्स वो कहावत है ना सर, एक मछली पूरे तालाब को गंदा गंदा कर सकती है बट जो है सर नदी को गंदा नहीं कर सकती है ड्यू टू सर फ्लो ऑफ रीजन। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए, डिफरेंस क्या है नदी में और तालाब में? तालाब का पानी जो होता है, पौंड का जो पानी होता है, वो रुका हुआ होता है। नदी का पानी कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है, कंटिन्यूअसली अपने आप को रिफ्रेश करते रहता है, कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट करते रहता है। तालाब का पानी एक ही जगह पे रुका हुआ है, उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद तालाब का जो पानी है उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। और नदी का पानी देखो आप, हमेशा फ्रेश होता है। इसको आप अपने लाइफ के ऊपर कैसे अपडेट कर सकते हो, या फिर इसको आप ये शेर के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, शायर जो है अल्लामा इकबाल, वो क्या बोलते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। अगर आपको एक मंजिल मिल गई है, उसके ऊपर अगर आप रुक गए तो आपका और तालाब की पानी की तरह आपकी हालत हो जाएगी। तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और अगर दरिया मिलता है तो उससे भी बड़ा समंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। नॉर्मल तो यही है कि पत्थर अगर आप मारोगे तो शीशा टूट जाएगा, लेकिन आगे क्या बोला है उन्होंने? पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा तलाश। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी क्या है, नॉर्मल क्या है? इट इज नॉर्मल कि आप पत्थर मारो और शीशा टूट जाए। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कि पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा बनना है। ये पीछे जो बैठे हुए हैं, दिख रहा है आपको इनका फोटो? पहचान पा रहे हो इनको? कौन है, कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम सर। यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कहना क्या था पता है क्या? कि भीड़ का हिस्सा मत बनो, डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड, डोंट बी ऑर्डिनरी। इट इज ऑर्डिनरी, इट इज नॉर्मल कि भाई आप पत्थर मारो शीशा टूट जाए। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, ऐसा शीशा बनना है कि जिससे पत्थर ही टूट जाए। अभी देखिए, आपको मैं एक अभी बता रहा हूँ कि मैं जैसे अभी आप ऊपर आ रहा था मेरे ऑफिस में लेक्चर कंडक्ट करने के लिए, तो मैंने अभी नीचे देखा कि एक कुत्ता जो है सो रहा है आराम से। तो अभी तो टाइम हुआ है 11, साढ़े 11 बज रहे हैं और एकदम आराम से सो रहा हूँ। मैंने सोचा यार, इसकी लाइफ कितनी आसान है, कितने रिलैक्स है, मस्त सो रहा है, आराम कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। और मैं इतने सुबह सुबह में उठ के सब कुछ इतनी मेहनत करके मेरा रूटीन स्टार्ट करके, इसकी लाइफ मेरे से ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर बाद में मुझे ये समझ में आया कि नहीं, इसके लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, इसको कुछ करना ही नहीं है। देखिए, आपको बता रहा हूं, आपके लाइफ में अगर कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कुछ अगर करना नहीं है, आपकी लाइफ, हमारी लाइफ और जानवरों की लाइफ में कोई फर्क नहीं। वो भी इस दुनिया में आते हैं, वो भी पैदा होते हैं, वो भी जवान होते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं, और वो भी चले गए। और हम भी छोटे थे, बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि आपका इस दुनिया में अगर आने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो जाने से भी फर्क नहीं पड़ने लगा।
कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताइए कि आज किसकी डेथ हुई है? आज कौन सा ऐसा शख्स है जिसका इंतकाल हुआ है, जो इस दुनिया से चले गए हैं? 11:30 बजे सुबह सुबह की बात है। पता है किसी को? नहीं पता? पंडित शिव कुमार सर, पंडित शिव कुमार। और कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है? हाँ, और किसका इंतकाल हुआ है आज? नहीं बता सकते हैं? अच्छा, किसने कहा कि पंडित शिव कुमार का डेथ हुई है? नाम बता सकते हैं उनका? है सर, हबीब मुजावर। जी। हबीब सर, आज पंडित शिव कुमार की डेथ हुई है, पक्का कंफर्म? जी सर। अच्छा, मुझे बताइए, सुबह से अभी तक 11:30 बज चुके हैं, 11:25 हो रहे हैं, सिर्फ एक ही आदमी की डेथ हुई है क्या इंडिया में या दुनिया में? सर कैन यू प्लीज पार्डन, एक फोन आया था तो मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आज आपका कहना है कि पंडित शिव कुमार इनकी डेथ हुई है, एक्सपायर हुए, आज दुनिया से चले गए, बराबर? जी सर। मेरा आपसे सवाल यह है कि सिर्फ एक अकेला व्यक्ति वो है जिनका आज डेथ हुई है? नहीं सर, बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोगों का हुआ होगा डेथ। जी आपको सर, एक ही नाम क्यों पता है? क्योंकि वो फेमस थे सर, सेलिब्रिटी के। मैं आपको यही पूछना चाहता हूं कि आज सुबह से इतने लोग इस दुनिया से छोड़ के चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस दिन जी सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इंतकाल होता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है। भारत का झंडा कई दिनों तक आधा लहराता है, हम लोग गम मनाते हैं, पूरा भारत गम मनाता है, पूरी दुनिया गम मनाती है ना? यस सर। क्यों ऐसे? वाई क्योंकि सो? सर उन्होंने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। यस, अल्टीमेट फाइनल आंसर आपने डायरेक्टली बता दिया। क्योंकि उनके वजह से फर्क पड़ा लोगों को, क्योंकि उनके वजह से दुनिया को फर्क पड़ा, क्योंकि उनके वजह से इंडिया को फर्क पड़ा। तो फर्क पड़ा तो लोगों को पता भी चलेगा कि कोई तो चला गया यहां से, और लोग गम भी करेंगे। ऐसे तो कितने लोग मरते हैं, सुबह से कितने लोगों का इंतकाल हुआ है, सुबह से कितने लोग मरे होंगे। भारत बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, कभी कभी पता चलता है कोई मरता है, कभी कभी इंडिया गम मनाता है। वाई? बिकॉज अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है इस दुनिया में, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश के लिए, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है इस ह्यूमैनिटी के लिए, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि आपका इस दुनिया में आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप इस दुनिया में आने के बाद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, किसी को अगर फर्क नहीं पड़ा है, तो आपके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कहता हूं हमेशा, अक्सर मैं मेरे लेक्चर्स के अंदर, सेमिनार में कहता हूं कि कुछ लोग मर के भी नहीं मरते, कुछ लोग मर के भी नहीं मरते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अभी भी हम उनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, ऐसे कुछ लोग हैं जो मर के भी नहीं मरते हैं। आप मरने के बाद भी अगर अमर होना चाहते हैं, लोग आपको याद करें, आप ना मरे मरने के बाद भी, तो मैंने कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे स्टेटस रखा था कि आप कुछ ऐसा कर जाइए लिखने लायक, कि आपके बारे में कुछ तो लिखे लोग, कंट्रीब्यूट समथिंग। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले लाइफ में पर्पस होना चाहिए, कुछ तो मकसद होना चाहिए। ये जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए, जाने के बाद भी लोग दुनिया दुनिया उसको याद कर रही है, मर के भी नहीं मरे, उन्होंने अपनी लाइफ को जो है पर्पसफुल गुजारा है, कुछ तो मकसद था, कुछ तो करना था यार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर आप बुक पढ़ेंगे, विंग्स ऑफ फायर, तो उसमें आप पढ़ोगे कि यार जब वो सेकंड क्लास में थे, तभी उन्होंने कुछ उड़ती हुई चीज को देखा था, तो कहा था कि मैं भी उड़ूंगा। पर्पस अगर नहीं है, मकसद अगर लाइफ में नहीं है, ड्रीम अगर लाइफ में नहीं है, तो कुछ भी नहीं अचीव किया जा सकता। आपको आप आपकी जो लाइफ है और एक हैवान की लाइफ, एक जानवर की लाइफ में कोई फर्क नहीं, उनके लाइफ में भी कोई पर्पस नहीं होता है। और जीते तो वो भी है, खाते तो वो भी है। कभी कोई जानवर भूखा नहीं सोता है, आपको पता है, इंसान भूखा सो जाएगा लेकिन जानवर भूखा नहीं सोता। सस्टेन करने की जिम्मेदारी ले ली है।
आपको यहाँ पे आके कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है, कुछ तो पर्पस होना चाहिए, कुछ तो मकसद होना चाहिए। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनका फोटो पीछे लगा हुआ है, ये क्या कहते हैं? एम हाई, मकसद आपका ऊंचा होना चाहिए। लो एम इज अ क्राइम। अगर वो साइकिल के गैरेज में बैठ के वाइट ब्रदर्स ने ये सपना नहीं देखा होता कि ये लोखंड जो है, ये लोहा जो है, ये भी हवा में उड़ सकता है, तो आज एरोप्लेन नहीं बनता। बनता? नहीं बनता। एम हाई ऑलवेज इन लाइफ। अच्छा, आप लोगों ने पिरामिड देखा है क्या? पिरामिड, जो पिरामिड होता है, कैसे होता है? उसका, उसकी जो चौड़ाई है ना, उसकी जो ब्रेथ है वो नीचे ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, उसकी चौड़ाई कम कम होती जाती है। इसका मीनिंग क्या है? इससे क्या समझता है आप? इससे क्या समझता है? इसका मतलब यह है कि जो कंपटीशन है या फिर जो भीड़ है वो नीचे ज्यादा है। जैसे जैसे चले जाते कम होते जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पता है इस देश में प्राइम मिनिस्टर कितने हैं? कितने प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में? कोई एक बताइए। एक ही है सर। एक ही प्राइम मिनिस्टर है। और मिनिस्टर्स कितने हैं? सेंट्रल लेवल पे अगर हम लोगों ने देखे, मिनिस्टर्स कितने हैं? जैसे होम मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर्स कितने होंगे? अंदाजा लगाइए एक। मोर देन 500 है। नहीं, मोर देन 500 मिनिस्टर्स नहीं होंगे। अगर सेंटर की बात की तो एक 60-70 होते हैं, 60 से 70 मिनिस्टर्स होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे कि इस पूरे इंडिया में एमपीज कितने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर देखेंगे तो लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245, अराउंड 800। एमएलए कितने हैं? तो एमएलए 4000 से ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते जाओगे, नंबर्स कम कम होते जाए। अच्छा, पुलिस कांस्टेबल आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में कितने होंगे? एक डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। उसके ऊपर आता है पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर। वो ज्यादा होंगे या कांस्टेबल ज्यादा होंगे? कांस्टेबल ज्यादा होंगे, सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर कम होते हैं। अच्छा, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे डीवाईएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो कितने होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में? डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है उसके हिसाब से 4, 5, 6, 7, 8, 10 होते हैं। और एसपी कितना होता है? डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सिर्फ एक होता है। डिस्ट्रिक्ट का एसपी सिर्फ एक होता है। कलेक्टर कितने होते हैं? डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ एक होता है। डेप्यूटी कलेक्टर कितने होते हैं? साइज के हिसाब से 4, 5, 6, 7, 8, 10 हो सकते हैं। तहसीलदार कितने होते हैं? हर तालुके का एक तहसीलदार होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में तालुके काफी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, गर्दी कम होती है, क्राउड कम होता है। गर्दी कहाँ ज्यादा है? नीचे ज्यादा है। तो हम लोगों ने एम कौन सा रखना चाहिए, छोटा या बड़ा? छोटा अगर रखोगे तो आपको गर्दी मिलेगी, यू विल बिकम पार्ट ऑफ द क्राउड। एम ऑलवेज हाई इन लाइफ। जो आपको लगता है कि आपके लेवल से बाहर है, आपके औकात से बाहर है, वो वाला एम अपना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसके पास मांग रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जब दूसरी में सोचा था कि मैं ये बनूंगा, तब उनकी लेवल थी क्या वो? जब वो गैरेज में काम करने वाले लोगों ने सोचा था कि हम लोग एरोप्लेन बनाएंगे, तब उनकी लेवल थी क्या वो? नहीं। विजन अगर बड़ा होगा तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। तो हमेशा याद रखना है अपने लाइफ के अंदर, ड्रीम हाई, ऑलवेज एम हाई। अपना मकसद ऊंचा रखो, अपना गोल ऊंचा रखो, अपना टारगेट ऊंचा रखो। दूसरी चीज बताता हूँ आपको, जब आप मेरा लेक्चर सुन के जा रहे हो तो आपका मोटिवेशन हाई हो जाएगा। आप कुछ करने का सोचोगे, बड़ा करने का सोचोगे, लेकिन इसके अंदर अब इंटेंसिटी कितनी है? मतलब इंटेंसिटी मीन्स व्हाट? आप इस मोटिवेशन को कितने देर टिका के रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सोडे की बोतल की तरह अगर फौरन फुस हो रहा है तो भी नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सोक्रेटिस को आप लोग जानते हैं, सोक्रेटिस। अगर आप कोई इसमें से एमए कर रहा है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो, फिलोसॉफी में कर रहे हो, तो आपको 50% सिलेबस सोक्रेटिस के बारे में मिलेगा।
सोक्रेटिस के पास एक आदमी आता है, मैं हमेशा इस बात का एग्जांपल देता हूँ। सोक्रेटिस के पास एक आदमी आता है और उसको पूछता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपके कामयाबी का राज क्या है। तो सोक्रेटिस उस शख्स को बोलता है कि एक काम करो, आप सुबह में आइए, आप सुबह में 4 साढ़े 4 बजे मैं एक नदी में नहाने के लिए जाता हूँ, आप वहां पे आइए। तो बोले ठीक है। ये आदमी सुबह में 4:30 बजे वहां पे पहुंचता है जहां पे सोक्रेटिस नहा रहा होता है। तो सोक्रेटिस क्या करता है, उसको बुलाता है, आ जाओ अंदर आ जाओ। कहाँ पे? नदी में, नदी के बीचों बीच में उसको बुला लेता है उस शख्स को। और जब वो नदी के बीच में जब वो शख्स पहुंचता है, जो ये पूछने के लिए आया था कि सोक्रेटिस आपके कामयाबी का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, सोक्रेटिस क्या करता है, उसको डुबा देता है। उसकी मुंडी जो है पूरी अंदर डुबा देता है, नदी के अंदर, रिवर के अंदर, और ऊपर बैठ जाता है खुद। अब इस आदमी को जब लगता है कि भाई मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, अब एक सेकंड अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, सांस नहीं मिली, तो मैं मर जाऊंगा, तो ये सोक्रेटिस को उठा के फेंक देता है और बाहर निकल के आता है। दोनों बाहर आते हैं। वो आदमी उस सोक्रेटिस को पूछता है कि सर, मैं आपसे ये पूछने के लिए आया था कि आपके कामयाबी का राज क्या है, और आप मुझे पानी में डुबा रहे थे। तो बोले मुझे एक बात बताओ, जब अंदर आप डूब रहे थे तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? तो वो आदमी बोलता है कि सबसे ज्यादा मुझे उस वक्त जरूरत थी ऑक्सीजन की। तो बोले कि वो ऑक्सीजन की जरूरत आपको कितनी ज्यादा थी, कितनी उसकी इंटेंसिटी थी, कितनी शिद्दत थी उसकी? तो वो बोलता है कि आपने देखा नहीं कि इस सदी का सबसे बड़ा फिलोसोफर, उसको मैंने उठा के फेंक दिया, सोक्रेटिस को मैंने उठा के फेंक दिया। इतनी ज्यादा मुझे उस जरूरत थी उस ऑक्सीजन की कि उसके बिना मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था। अगर एक सेकंड मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मैं मर जाता। तो सोक्रेटिस कहता है यस, मेरे कामयाबी का राज यही है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। जब भी मैं किसी चीज का इरादा करता हूं, जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होती है, तो मैं उसको इतने शिद्दत से चाहता हूं, इतनी इंटेंस होती है मेरे अंदर शिद्दत, कि मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ वही चीज। वो एक मूवी के अंदर शाहरुख खान भी कहता है ना कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो, अगर किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो, तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती। बस शिद्दत आपकी होनी चाहिए, इंटेंसिटी, दिल से आप चाहते हो, क्या आपका इंटेंस डिजायर है क्या? अगर वो है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे जो चीज आप अचीव कर सकते हो। अभी फिलहाल आपका जो भी हो, आपका पास्ट कुछ भी हो, आपका माजी, आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करता है। आप अभी क्या कर रहे हो, आप आज क्या कर रहे हो, ये डिटरमाइन करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। मेरा आपको यही कहना है, एक लक्ष्य, एक गोल, एक टारगेट बना लो और उसको इंटेंसिटी के साथ में फॉलो। आपको कामयाबी नहीं मिली तो मिली, हाउ, कैसे मिलेगी, रिसोर्सेस कैसे आएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है, मेरे को कैसा करना है पता नहीं है, सब कुछ आ जाता है। सब कुछ, सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाए। जस्ट एक बार डिसाइड तो करो, एक बार सोचो, तो एक प्लान रखो, एक कुछ करना है, करना है तब तक रुकना नहीं। इंटेंसिटी होनी चाहिए आप ऑक्सीजन की तरह, उसी के बारे में सोचना है। अब उसके बाद जो आता है वो आता है कि प्लानिंग, स्ट्रेटेजी। अभी मैं FY में हूं, अभी मैं SY में हूं, अभी मैं TY में हूं, या फिर अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, अभी मैं कहाँ हूं और मुझे जाना कहाँ है, बीच में कितना गैप है, उसके हिसाब से हर किसी का प्लानिंग अलग अलग होगा। कोई अगर FY में है उसका प्लानिंग अलग होगा, कोई SY में है उसका प्लानिंग अलग होगा, कोई TY में उसका प्लानिंग अलग होगा। आपको देखना है कि आप अभी हो कहाँ, आपको ये देखना है कि आपको जाना कहाँ है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप सब लोग लगभग पुणे से हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप पुणे रेलवे स्टेशन पे जाते हो और वहां पे जाने के बाद जो टिकट काउंटर है रेलवे का, वो टिकट काउंटर पे जाते हैं और उसको बोलते हैं मुझे टिकट दे दो, तो आप, उसने वो पूछेगा कि कहाँ का टिकट चाहिए आपको, तो आपने बोला कि कहीं का भी दे दो, तो वो आपको कहाँ का टिकट देगा? क्वेश्चन समझ में आया है? आप रेलवे स्टेशन पे गए पुणे के,
वहां पे उनको बोला कि आप मुझे टिकट दीजिए, आप उसको पैसे दे रहे हैं। उसने पूछा कहाँ जाना है आपको, कहाँ का टिकट चाहिए? आपने कहा कि कहीं का भी दे दो। तो वो कहाँ का टिकट देगा आप? उसके माइंड में जो जगह होगी वो उसका देगा सर। मोस्ट एक्सपेंसिव जो होगा वो। और कोई कहाँ का टिकट देगा? वो कभी ट्राई करके देखो, वो आपको टिकट ही नहीं देगा। कभी ट्राई करके देखो, वो आपको टिकट ही नहीं देगा। वो समझेगा पागल है क्या है, और कैसे टिकट देगा? वो किस चीज का टिकट देगा, कहाँ का टिकट देगा? आप उसको 500 की नोट दे रहे हो, 1000 की दे रहे हो, 10 की दे रहे हो, 20 की दे रहे हो, दैट डजंट मैटर। वो टिकट देगा कैसे जब आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता है? आपके पास रिसोर्स है, टिकट के लिए पैसा चाहिए, आपके पास पैसा है, आप उसको 2000 की नोट दे रहे हो, 500 की चार नोट दे रहे हो, लेकिन वो टिकट नहीं देगा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? एक छोटा सा जर्नी करना है ना आपको, एक छोटा सा सफर करना है तो प्लानिंग होती है, और बिना प्लान के आप डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाते। देगा ही नहीं टिकट आपको। और एक बात, अगर आप जब घर से निकलते हो कॉलेज के लिए, तो कॉलेज की तैयारी करते हैं, उसके बाद निकलते हो, बस स्टॉप पे या स्टेशन पे रुकते हो, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसी डायरेक्शन वाले जगह पे आप रुकते हो। अगर शादी में जा रहे हैं तो उसका गेटअप अलग होता है, उसकी तैयारी अलग होती है। अगर कहीं मैयत पे जा रहे हो तो उसका गेटअप अलग होता है। शादी में जाने वाले कपड़े लेके आप मैयत पे नहीं जाते, मैयत पे जाने वाले कपड़े पहन के आप शादी में नहीं जाते। तो हमारे लाइफ में जो छोटे छोटे इवेंट है उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो हमें लाइफ में क्या करना है, मकसद क्या है हमारा, जिंदगी में क्या करना है, कुछ प्लानिंग है क्या? सोचा है? करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह हो गई, चाय पिए, नाश्ता किए, दोपहर में खाना खाए, शाम में नाश्ता किए, खाना खाए, सो गए। एक दिन चला गया आपके लाइफ का। ऐसे ही करके 7 दिन चले गए, एक हफ्ता चला गया। ऐसे ही करके 4 हफ्ते चले गए, एक महीना चला गया। ऐसे ही करके 12 महीने चले गए, एक साल चला गया, 70 साल चले गए, हमारे लाइफ खत्म। पीछे मुड़ के देखेंगे हमने क्या किया? कुछ भी। आइदर यू रन द डे और डे रन्स यू। अगर आप या तो दिन को चलाते हो या तो फिर दिन आपको चलाता है। आप कुछ भी ना करो तो दिन जाने ही वाला है, शाम होने ही वाली है, रुकने वाला नहीं है सूरज। आप कुछ करो तो भी ये चलने वाला है, तो भी रुकने वाला नहीं है। तो क्या है बेटर? बेटर क्या है? ये आपके लिए नहीं रुकता। तो बेटर क्या है? करो, कुछ कुछ करके दिखाओ, कुछ तो डिसाइड करो। और डिसाइड करने के लिए, सोचने के लिए कुछ भी नहीं लगता है, आपको बता रहा हूं, 1 रुपया भी नहीं लगता। और जितने भी बड़े लोग हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देख लो, मौलाना अबुल कलाम आजाद देख लो, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देख लो, महात्मा गांधी देख लो, इनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, इन्होंने क्रिएट किया बाद में। सोचो बड़ा, इंटेंस डिजायर होनी चाहिए, उसके बाद प्लान करो। प्लान किसके हिसाब से? अभी कहाँ है हम लोग, जाना कहाँ है। हम लोग हर दिन के लिए प्लानिंग करते हैं, छोटे छोटे इवेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, हमारे करियर के लिए भी हमको प्लानिंग करना, सोचना पड़ेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है डायरेक्शन। वो क्या आता है? डायरेक्शन। कैसे करना है? एग्जाम्पल, आगे मैं ट्रेन का ही एग्जाम्पल दूंगा। आप जो है ना, वो पिंपरी चिंचवड़ आपके यहाँ पे एक है ना, पुणे में पिंपरी स्टेशन पे रुके हो, आपको जाना है पुणे, और आपने लोनावाला जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, तो क्या आप पूना पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। अच्छा, फास्ट एक्सप्रेस पकड़ लिया आपने, फास्ट एक्सप्रेस जो फास्ट जाती है, डायरेक्ट लोनावाला रुकेगी, पूना पहुंचोगे आप? नहीं पहुंचोगे। इसका मतलब क्या है? अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत डबल कर रहे हो, तो आप जल्दी पहुंचोगे, लेकिन रॉन्ग डेस्टिनेशन पे अगर आपका डायरेक्शन रॉन्ग है। उसके बदले अगर आपके साथ में कोई और एक व्यक्ति है जो पिंपरी स्टेशन पे है, उसने पूना जाने वाली स्लो ट्रेन पकड़ा, आपने लोनावाला जाने वाली फास्ट ट्रेन पकड़े, जल्दी पूना कौन पहुंचेगा बताओ? स्लो। तो आप स्लो जा रहे हो, फास्ट जा रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन के लिए आपको मेंटोर्स लगेंगे, हम हैं आपको बताने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले डिसाइड करते हो क्या, व्हाट इज योर ड्रीम, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, प्लानिंग, एंड देन डायरेक्शन। उसके बाद आपको वो चीज जो है हर रोज करनी है। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। अगर आपको कोई चीज करनी है, हर रोज करनी है। विराट कोहली कहता है कि मैं लाइफ इज बोरिंग, हर चीज रोज सेम करता हूँ। आपको कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं हमेशा देता हूँ।
मोहम्मद अली को पहचानते हैं क्या आप? मोहम्मद अली, यू नो मोहम्मद अली? एनीवन? फाइटर, यस, मुस्लिम फाइटर। यस। ये बहुत ही बड़े ग्रेट बॉक्सर थे, ग्रेटेस्ट बोला जाता है उनको, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मोहम्मद अली क्या होता है, 1960s में एक बॉक्सिंग का मैच होता है और वो रिंग में जाते हैं अंदर, और सामने वाला जो होता है चैंपियन, वो सामने वाला जो होता है वो डिफेंडिंग चैंपियन होता है। मतलब इससे पहले पिछले साल जब मैच हुई थी, जब वो, तो वो जीता था, वो डिफेंडिंग चैंपियन है। मोहम्मद अली जाते हैं रिंग में, जस्ट एक पंच देते हैं और सामने वाला गिर जाता है। अब मोहम्मद अली को पता है कि जो मैंने पंच दिया है ना, वो ऐसा पंच है कि ये उठेगा ही नहीं। बाहर निकलते हैं, मैच जीत गए। रिपोर्टर उनको बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ, जस्ट वन पंच एंड $50,000। दूसरा रिपोर्टर बोलता है लक। अब मोहम्मद अली तो भाई बॉक्सर ही थे, उसका कॉलर पकड़ते हैं, जिसने लक बोला है ना उसको कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं कि जिसको तू लक बोल रहा है, ये वन पंच एंड $50,000 का बनाने के लिए मैंने 21 साल प्रैक्टिस की। 21 years प्रैक्टिस। 21 साल पहले मेरा पंच ऐसा नहीं था कि मैं एक पंच मारूं और सामने वाला डिफेंडिंग चैंपियन हो और वो गिर जाए और मैं मैच जीत जाऊं। 21 साल कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद मेरा ये पंच ऐसे हुआ है कि जस्ट पंच मारता हूं और सामने वाला गिरता है, उठता भी नहीं। मोहम्मद अली कहते हैं कि मैचेस जो है ये रिंग में नहीं जीती जाती, मैचेस जो है उससे पहले जो आप प्रैक्टिस करते हो जिम में, अपने घर पे, अपने लाइब्रेरी में, वहां पे मैच जीती जाती है। और मोहम्मद अली की अगर बात निकली है तो मैं एक बात आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। मोहम्मद अली का कोट है, मोहम्मद अली का क्या कोट है? वो कहते हैं कि आई हेट एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, आई हेट एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग। मेरी जो ट्रेनिंग होती है, मैं जो जिम में ट्रेनिंग करता हूं, मैं जो एक्सरसाइज करता हूं, मुझे जो प्रैक्टिस करना पड़ती है मैच के लिए, उसके एक एक मिनट से मुझे नफरत है, मुझे मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई हेट एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, बट देन आई कन्विंस माई सेल्फ, मैं अपने आप को उसके बाद कन्विंस करता हूं, समझाता हूं कि सफर नाउ, अभी बर्दाश्त कर ले, अभी बर्दाश्त कर ले, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। ये मोहम्मद अली का कोट है, ग्रेटेस्ट। किसी को भी प्रैक्टिस, किसी को भी मेहनत अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आती है। या हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो हमारे बॉडी को रिलैक्स करना चाहता है, भाई आराम कर, तू टेंशन मत ले, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। लेकिन मोहम्मद अली क्या कहते हैं, ये एक एक मिनट से मुझे नफरत है भाई प्रैक्टिस के। ये जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, ट्रेनिंग की प्रैक्टिस जो होती है, मेहनत जो होती है, मैं पढ़ाई जो करता हूँ, एक एक मिनट से उसका नफरत है। लेकिन देन आई कन्विंस माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को समझाता हूँ कि सफर ना हो, अभी बर्दाश्त कर ले, और आगे की लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन, आगे की पूरी जो लाइफ है एक चैंपियन की तरह। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपके लाइफ के अंदर एक पर्पस होना चाहिए, उस पर्पस के पीछे आप पागल होने चाहिए, जुनून होना चाहिए। उसके बाद आप प्लानिंग करो कैसे होता है, डायरेक्शन ढूंढो, उस्ताद ढूंढो, मेंटोर्स ढूंढो, कैसे पहुंचेंगे, कैसा आप वहां तक पहुंच सकते हो। और कंसिस्टेंट अगर प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, आप रुकते नहीं हो, तो आपको कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब हम लोग आते हैं एक सिविल सर्विसेज की तरफ, यूपीएससी की तरफ। व्हाट इज यूपीएससी, व्हाट इज सिविल सर्विस एग्जाम, व्हाट इज एमपीएससी? तो एक ओवरव्यू मैं उसका दे देता हूं ताकि आपको उसकी भी आइडिया आ जाए। देखिए, यूपीएससी एक बॉडी है जो एक एग्जाम कंडक्ट करता है। जैसे 10th में हम लोग का एक बोर्ड होता है, 12th में बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी होती है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, वैसे ही एक यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जाम कंडक्ट करती है। वो तो काफी सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन हम लोग जिसके बारे में आज बात करेंगे उसको बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जाम, सीएसई, सिविल सर्विस एग्जाम। आप देखिए इसके नाम में ही है सिविल सर्विस, सर्विस, सेवा। आपको मैं बताता हूं कि सिविल सर्विस जो है, आप देख लीजिए जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आप सलमान खान देख लो, इसका एक बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन है।
आप गेट्स को देख लो, मिलिंडा गेट्स का एक फाउंडेशन है। आप टाटा बिरला देख लो, उनके एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, ट्रस्ट है। वो क्या करते हैं कि वो एक लेवल पे पहुंचने के बाद सर्विस देते हैं। जैसे सलमान खान को आप देख लो, कैंसर पेशेंट्स को पैसे देता है वो। मिलिंडा गेट्स करते हैं, एजुकेशन के लिए पैसे देते हैं, हेल्थ के लिए पैसे देते हैं, बड़े बड़े दवाखाने इन्होंने ओपन करके रखे हुए, टाटा देख लो। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी है क्या वहां पे, ये लोग सर्विस कब दे रहे हैं? ये लोग सर्विस तब दे रहे हैं जब खुद बहुत बड़े बन चुके हैं। सिविल सर्विस एग्जाम आपको इस काबिल बनाता है, इस लेवल बनाता है कि आप 21 साल के उम्र में एक एग्जाम दे दो और आप आईएएस बन जाओ और आप सर्विस देना स्टार्ट कर देते हो। सर्विस करना स्टार्ट कब देना कब स्टार्ट करते हो? आप 21 साल के उम्र। क्या क्या सर्विस आप देते हो? आप आईएएस बनते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनते हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनते हो। कलेक्टर क्या करता है? कलेक्टर जिस तरह से, आपको बताता हूं, इंडिया में एक कोड बहुत फेमस है। इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया में सिर्फ 3 लोगों की चलती है। ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं। इंडिया में सिर्फ 3 लोगों की चलती है। किसकी किसकी? पीएम, सीएम और डीएम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है हमारे इंडिया के। सीएम हमारे महाराष्ट्र के अगर देखें तो कौन है? एकनाथ शिंदे। और डीएम, पीएम, सीएम और डीएम की चलती है इंडिया में। डीएम कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कौन होता है ये? आईएएस ऑफिसर। इसकी पावर क्या होती है? ये एक जिले का बादशाह होता है। सारे डिपार्टमेंट इसके अंडर में होते हैं। लगभग अगर आईएएस देखा तो एक 60, 64, 74 ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट होते हैं। वो डिपार्टमेंट का हेड होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड होता है। आईएएस अगर देखे तो डॉक्टर नहीं होता, लेकिन सारे डॉक्टर्स उसके अंडर में काम करते हैं। इंजीनियर्स उसके अंडर में काम करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसी एक सर्विस है ना कि आप सबके बॉस बनते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आप डॉक्टर बन गए, कितने भी बड़े डॉक्टर बनेंगे ना, तो आप डीन बन जाओगे। एक यूनिवर्सिटी के डीन बनोगे, एक हॉस्पिटल के डीन बनोगे। आपके अंडर में काम करने वाले डॉक्टर्स होंगे, आपके ऊपर डॉक्टर होंगे। आप अगर सीए बन गए तो आपके आसपास सब लोग सीए ही होंगे। आपके अंडर काम करने वाले सीए होंगे, आपके ऊपर काम करने वाले सीए होंगे। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर जो होता है ना, ये डॉक्टर्स लोगों का भी हेड होता है, इंजीनियर्स लोगों का भी हेड होता है, सीए का भी हेड होता है। ये रेलवे डिपार्टमेंट में जा सकता है, ये किसी भी जगह पे जा सकता है डेपुटेशन लेवल। शुरुआत ही उसकी होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। आप एक डिस्ट्रिक्ट के राजा बन जाते हैं। आपके पास मजलूम आएंगे, आपके पास गरीब आएंगे, आपके पास वो लोग आएंगे जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, आप उनकी मदद करो। एक आईपीएस ऑफिसर जो होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, वो एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों पुलिस, लाखों पुलिस जो होती है, वो उसके अंडर में होती है। मुंबई का कमिश्नर आपने सुना होगा, कौन होता है? आईपीएस ऑफिसर होता है। म्युनिसिपल कमिश्नर आईएएस ऑफिसर होता है। आप सोचो, आप खाली एक बात के ऊपर जोर दो कि आज हमारी बात हमारे घर वाले भी नहीं सुनते। अगर कुछ अगर फंक्शन हो, कुछ हो, तो हमारी राय माने ही नहीं रखती, कोई नहीं सुनता। हमारे यहाँ का जो नगर सेवक होता है वो हमारी बात नहीं सुनता। हमारे गांव का जो सरपंच होता है वो हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन आप एक एग्जाम क्रैक करो, जस्ट आईएएस बन जाओ। आपकी मीटिंग हर रोज, अगर आप स्टेट में हो तो सीएम से होगी, सेंटर में हो तो प्राइम मिनिस्टर से होगी। प्राइम मिनिस्टर कोई एक भी डिसीजन उसके सेक्रेटरी को बिना पूछे नहीं लेता। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, स्टेट में चीफ सेक्रेटरी होता है, हर रोज मीटिंग होती। आप सोचो, देश का प्राइम मिनिस्टर देश की पॉलिसी बनाने के लिए आपसे हर रोज बात करता है। आपने क्या किया? जस्ट एक एग्जाम क्रैक किया है बस। आप में से काफी लोग अंसार शेख को पहचानते होंगे। अंसार शेख ने जस्ट अभी 2-3 साल पहले एग्जाम क्रैक किया, आईएएस बने हुए। मुझे सच सच बताओ कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप सब लोग जानते हैं। और ये बात मैं गुजरात में पूछता हूं तो वहां के लोग भी उनको जानते हैं, दिल्ली में पूछता हूं तो दिल्ली में भी वो लोग जानते हैं। क्या किया ऐसा उन्होंने? सिर्फ जस्ट एक एग्जाम क्रैक किया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो एग्जाम उन्होंने क्रैक नहीं किया होता तो क्या आज हम उनके बारे में बात कर रहे होते? आज अगर उन्होंने वो एग्जाम क्रैक नहीं किया होता तो कौन जानता उनको? उनके घर के हालात जो थे वो ऐसे थे कि उनके पापा रिक्शा चलाते थे। एकदम गरीब हालात में वो बड़े हैं, पले हैं। एक रिक्शा चलाने वाले
बाप के बेटे का क्या कौन जानता है, कितने हैं ऐसे। लेकिन जस्ट एक एग्जाम क्रैक किया और भीड़ से बाहर निकल गए, आईएएस बन गए, पूरी दुनिया जानने लगी, पूरे इंडिया जानने लगी। ये है आईएएस, ये है यूपीएससी। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस एग्जाम, उसमें आप आईएएस बनते हो, जिसके बारे में जस्ट अभी मैंने बताया। आप आईपीएस बनते हो, इंडियन पुलिस सर्विस से एक ही एग्जाम के अंडर में आप आईपीएस बनते हो, एसपी बन जाते हो, जिले के सारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आपके अंडर में है। बाद में जाके आप आईजी डीआईजी भी बन जाते हो। आप आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, हर कंट्री में हमारा एक एम्बेसडर होता है। इंडिया का एम्बेसडर पाकिस्तान, इंडिया का एम्बेसडर अमेरिका में होगा, इंडिया का हाई कमिश्नर पाकिस्तान में होगा। हर एक देश के लिए एक एम्बेसडर है। मतलब क्या है, मैंने अभी कहा कि आप आईएएस बनते हो, एक डिस्ट्रिक्ट का एक आईएएस कलेक्टर। उसी तरह से अगर आप आईएफएस बनते हो, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हो, तो आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो, पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। मतलब सोचो, आप अगर अमेरिका में एम्बेसडर हो भारत के, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो भी रिलेशंस है, जो भी चीजें होगी, जो भी लेन देन होगा, वो एम्बेसडर के थ्रू होगा। मतलब आप पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जस्ट एक एग्जाम क्रैक। ऐसे काफी 24-25 सर्विसेज है यूपीएससी के अंदर। उसी तरह से अगर हम स्टेट लेवल पे आते हैं, एमपीएससी में सेम, जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देके कलेक्टर बनते हो, एमपीएससी का एग्जाम देके डेप्यूटी कलेक्टर बनते हो। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देके एसपी बनते हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड है, उसी तरह से एमपीएससी का एग्जाम देके आप डीवाईएसपी बनते हो। जैसे यूपीएससी में 24, 25, 26 सर्विसेज है, वैसे ही एमपीएससी में भी सर्विसेज है सेम। कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, एसपी, डीवाईएसपी, तहसीलदार, वन स्टेप बिलो जस्ट। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो रेलवेज के काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। वैसे ही आप देखोगे बैंकिंग में काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। वैसे ही आप देखोगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, इंस्पेक्टर लेवल। प्रिपरेशन सिर्फ एक है, एक तैयारी करो, आप काफी सारे एग्जाम्स दे सकते हो। और आपको बताता हूं, ये जो एग्जाम्स है क्रैक करके आप अपनी सोसाइटी का, आप इस दुनिया को, आप इस वर्ल्ड को, इस देश को कुछ तो कंट्रीब्यूट करके जाते। जैसे मैंने कहा था ना, शुरुआती मैंने वहां से की थी। कितने लोग मरे आज कोई नहीं जानता किसी को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इंतकाल होता है, पूरी दुनिया जानती है। लता मंगेशकर की डेथ होती है, प्राइम मिनिस्टर वहां से मुंबई में आते हैं, दुनिया गम करती है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन वाला जो है ना, जैसे हम लोग एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास क्या कर सकता है कंट्रीब्यूशन के लिए? पढ़ाई करो, एक एग्जाम क्रैक करो, आप दुनिया को, जो पावर है ना यूपीएससी में, वो पावर आपको फील होगी बाद में। जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन आप किसी और फील्ड में नहीं कर सकते, जो यूपीएससी एमपीएससी का एग्जाम देके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सोचो, एक मजलूम है, एक गरीब है, जिसके घर को किसी ने गिराया है, उसके ऊपर एमएलए एमपी लोग जुल्म कर रहे हैं। अगर वो आपके पास आता है, आप आईपीएस हो, आप आईएएस हो, तो आप उसकी क्या मदद कर सकते हो आप जानते भी नहीं। एक नॉर्मल हो, आप ऑर्डिनरी, कुछ भी नहीं किया आपने, आप उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते जब हाई लेवल का उसके ऊपर प्रेशर हो तो। लेकिन जब आप आईएएस हो, आईपीएस हो, आप किस लेवल का आप उसकी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, आप जानते भी नहीं। आप सोचो ना, डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एमपीस तो कितने होते हैं, खासदार तो कितने होते हैं, एमएलए तो कितने होते हैं, आप सोचो। एमपी एक होता है। आपको एक पता है, एक बात बताता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट करके एक स्कीम है, एमपी लैड। वो खासदार के खाते में आते हैं पैसे। वो खासदार को अगर पैसा निकालना है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर पैसा निकालना है, उसके ऊपर कलेक्टर की साइन लगती है। आप सोचो जरा। ये कुछ उदाहरण मैंने बताया, कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया हूं, काफी चीजें हैं बताने जैसी। आप सोचो इसके बारे में, आप डिसाइड करो इसके बारे में। मेरे स्टूडेंट्स, जैसे अभी इंट्रोडक्शन दिया तौसीफ सर ने, उन्होंने बताया कि मेरे स्टूडेंट्स जो है, जिनको मैंने गाइडेंस किया है, जिनको मैंने पढ़ाया है बाकायदा, मेरे अंडर में जिन्होंने गाइडेंस हासिल किया है ABCD से लेके Z तक, ऐसे 47 प्लस, मतलब 47 लोग तो ऐसे जिनके पास जिनका मेरे पास नाम है, उससे भी ज्यादा लोग आज सर्विस में है।
पास हो चुके हैं। और आपको सच सच बताता हूं ईमानदारी के साथ, ऐसे ऐसे बच्चे भी मेरे पास आके गुजरे हैं जो 12th में फेल हुए हैं, जो ग्रेजुएशन में फेल हुए, जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में किया है, लेकिन आज वो आईएएस है, आज वो डिप्टी कलेक्टर है, आज कोई पीएसआई है। क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक हर एक तरह के लेवल के स्टूडेंट्स मेरे पास से गुजरे हैं। और ऐसे भी गुजरे हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, और ऐसे भी गुजरे हैं जो 10वीं 12वीं में फेल हुए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन 3 साल का ग्रेजुएशन जो प्लेन बीए होता है वो 5 साल में 6 साल में कंप्लीट किया और आज आईएएस है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सर हम तो वीक है, हम तो कमजोर है, हमको तो पढ़ाई करना नहीं आता, हमको तो कुछ करना ही नहीं है। आप अभी भी से भी कर सकते हो। आप अगर 12th फेल हुए हो फिर भी कर सकते हो। आप पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक लाया है आपने तो भी कर सकते हो। कुछ नहीं है। अगर आपने आज से सोचा, मैंने स्टार्ट भी वहां से किया था, मैंने बताया था कि आपका जो पास्ट है, आपका जो माजी है, आपका माजी आपका पास्ट ये डिफाइन नहीं करता कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। आपका फ्यूचर ये डिसाइड करेगा कि आज आप क्या कर रहे हो। आपने आज सोचा है ना मुझे करने का। देखिए हम लोग यहाँ पे, मैं आज एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, मैं भी आपकी तरह एक जगह पे कभी सेमिनार अटेंड किया था मेरे ग्रेजुएशन के दौरान, तब मेरे माइंड में आया कि मुझे करना है। तो जस्ट एक डिसीजन काफी है, जस्ट एक क्लिक काफी है कि सर मुझे करना है, और वहां से स्टार्ट कर दो। रुकना नहीं है, वो इंटेंसिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, वो इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो शिद्दत होनी चाहिए आपको कि मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे अचीव करना है, और फिर उसके पीछे लगे रहो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कंसिस्टेंट अगर मेहनत कर रहे हो, दैट्स इट। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है कि यूपीएससी क्या होता है, एमपीएससी क्या होता है। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं आज, कितने पेपर होते हैं, कितने एग्जाम्स होते हैं, प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि ये आज का जो सेशन हम लोगों ने जनरल रखा है। अगर सच में किसी को करना है यूपीएससी, सच में अगर किसी को करना है एमपीएससी, सच में अगर किसी को एग्जाम देना है, अपना करियर बनाना है, तो हम लोग उसके लिए उनके लिए अलग से सेशन रखेंगे, जिसमें सिर्फ यूपीएससी और एमपीएससी के बारे में बात होगी कि भाई स्टेजेस कितने हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, क्या क्या करना होता है, कितने दिन का प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, सारी की सारी चीजें हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिनको करना है सच में। आज मैंने एक जनरल आइडिया बता दिया, क्योंकि पता नहीं होता यूपीएससी क्या है, एमपीएससी क्या है। आज एक मैंने एक जनरल आइडिया बता दिया। टेक्निकलिटीज जो है सच में जिनको करना होता है उनके लिए हम लोग एक अलग से सेशन रखते हैं, है ना। मैं आज फिलहाल मैं जो बताना था, जो मैंने सोचा था बताने के लिए, वो मैं बता चुका हूं। मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चंस लेना चाहता हूं। आपको कुछ अगर सवाल आते हैं, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछिए मुझे। सर एक क्वेश्चन आया है अनम जहां से, हाँ। हाउ मेनी टाइम्स अ जनरल कैटेगरी एस्पिरेंट कैन गिव द एग्जाम? हाँ, देखिए इसमें यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। आप 6 बार वो एग्जाम दे सकते हैं, और एज लिमिट है 32, 32 साल तक आप 6 बार वो एग्जाम दे सकते हैं यूपीएससी। एमपीएससी के लिए अगर आप बात करेंगे, स्टेट सर्विस की जो मैंने बात किया, डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी, उसमें कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने बार उतने बार एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन वहां पे एज लिमिट है 38, 38 साल की उम्र तक आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप ओपन में हो। फॉर यूपीएससी 6 अटेम्प्ट्स, एज लिमिट 32। फॉर एमपीएससी नो अटेम्प्ट लिमिट, बट एज लिमिट 38। सर ओबीसी के लिए क्या है? ओबीसी के लिए +3। ओपन इसमें अगर देखेंगे, जैसे ओपन के लिए 6 है तो ओबीसी के लिए 3 है, और मतलब ओबीसी के लिए +3 है, मतलब 9 अटेम्प्ट्स। सर ईडब्ल्यूएस के लिए सेम है ना, ओबीसी ओबीसी के जैसा? वसीक, आपकी आवाज सही से नहीं आई, फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर, ये जो करने लगता है ना, ओबीसी के लिए भी +3 है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी +3 है ना? आप आपका क्वेश्चन प्लीज टाइप चैट में टाइप करके भेज दीजिए। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज आस्क अकरम सर नाउ। देखिए एक बात मैं हमेशा बताता हूं मेरे सेशन में कि सवालात 2 तरह के लोगों को नहीं होते हैं। एक वो जिसको सब कुछ समझ में आया, और एक वो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया।
तो आप किस कैटेगरी से हो भाई लोग, भाइयों बहनों? हाँ, किसी ने पूछा है ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओपन सेम होता है, मतलब अटेम्प्ट लिमिट सेम है। ओपन के लिए जो 6 अटेम्प्ट है वही ईडब्ल्यूएस के लिए भी 6 अटेम्प्ट। बस इतना है कि 10% रिजर्वेशन मिलता है, अटेम्प्ट लिमिट बढ़ती नहीं है, सेम है। ओके जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? जैसे कि सर ने कहा कि या तो आपको पूरा समझ में आ गया है या तो कुछ समझ में ही नहीं आया है। तो आई वुड अर्ज एवरीवन टू आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। हाँ सर, ओके आवाज क्लियर रहता है। अच्छा, सेशन में आज सेशन में जितने लोग भी प्रेजेंट है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज का सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हुआ क्या, या फिर आपको ऐसा लगा यार जिंदगी का एक घंटा हम लोगों ने वेस्ट कर लिया, या फिर सच में फ्रूटफुल हुआ है? मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूँ। कोई एक या दो अगर शख्स अगर मुझे बताए कि सच में कुछ तो करने का जज्बा पैदा हुआ है, कुछ तो करेंगे हम लोग, आप लोगों से, आपसे फिर से कनेक्ट होंगे हम, अगर कोई बताए तो। क्योंकि देखिए तौसीफ सर जिन्होंने आज का सेशन अरेंज किया है, उनको पता है कि हमारी मशगूलियत कितनी है। एक सेशन में अगर यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं पे सेशन मैंने कैंसिल किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक भी दिन कोई फ्री है। तो हम लोग जो है उसी जज्बे के साथ आपके सामने आए हैं। तो अगर आप में से कोई अगर 10, 5, 8, 10 लोग अगर सच में करना चाहते हैं तो मैं फिर से अवेलेबल हो जाऊंगा। मैं तौसीफ सर को उस दिन भी बताया हूँ, आज आप सब लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, ये जज्बा है। तो आप में से कोई एक दो शख्स अगर बताएं कि हाँ सच में आज का सेशन फ्रूटफुल हुआ है, अच्छा लगा है, पसंद आया है, कुछ तो करने का जज्बा मिला है और हम लोग और ज्यादा जानना चाहते हैं हम फिर से, तो ऐसे कोई अगर एक या दो अगर मुझे बताया तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे अच्छा लगेगा। जी सर। सर मेरा नाम हबीब मुजावर है और मैं जी एमबीए परस्यूइंग कर रहा हूँ। तो यूपीएससी के बारे में मुझे मालूम था, पर इन डिटेल में आपने जितना बोला उतना मालूम नहीं था। तो अभी जो आपने बोला वो सुनने के बाद में ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं भाई, अपना एमपीएससी यूपीएससी थोड़ा करना चाहिए सर। फिर बिल्कुल। से बहुत कनेक्ट होना है सर आप। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर से कनेक्ट होना है सर आप। जी बिल्कुल 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 कीजिए, है ना। और हम लोग फिर से एक सेशन रखेंगे। अभी अभी भी जो है आज भी मैंने ज्यादा यूपीएससी एमपीएससी के बारे में नहीं बताया, एक जस्ट ओवरव्यू दिया है। हम लोग और टेक्निकल चीजों में जाएंगे और डिटेल में बात करेंगे यूपीएससी और एमपीएससी के बारे में। एक सेशन हम लोग फिर से रखेंगे इसके बारे में। आप लोग अपना माइंड बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वही होता है कि माइंडसेट। आपने सोचा है कि करने का, सोचा है तो मिल जाएगा वो। सोचना इंपॉर्टेंट है, माइंड बनाना, इंस्पायर करना। मेरा ऐसा मानना है, मैं काफी सालों से टीचिंग में हूँ, मैं एक्सपोजर, मेरा एक्सपोजर है बच्चों के साथ। तो मेरा ऐसा मानना है ना कि आप बच्चों को पानी ले जाके देंगे, आप पानी अगर ले जाके दे रहे हो बॉटल में, तो अगर उसको प्यास नहीं है ना तो नहीं पिएगा, चाहे आप उसको तालाब ले जाके दो चाहे समंदर ले जाके दो। टीचर का काम ये होता है ना कि वो प्यास दे, वो प्यास दे दे, उसको प्यासा कर दे। एक बार प्यास लगी ना बच्चों को, किसी शख्स को, तो वो पानी बराबर ढूंढेगा, वो बराबर ढूंढेगा दरिया कहाँ है, तालाब कहाँ है, और वो जाके बराबर पानी पिएगा। तो टीचर का काम ये होता है इंस्पायर करना, टीचर का ये काम होता है कि प्यास दिलाना। तो ये काम मैं करता हूँ। उसके बाद आप बराबर आओगे, आप मुझे पता है अगर करना है तो फिर मैं हूं ना करने के लिए, मैं हूं ना डायरेक्शन देने के लिए। हाँ, कोई जी सर, कुछ थैंक यू सर। बात करना चाहता था? सर वो कॉमन क्वेश्चन है, दिल्ली जाना कंपलसरी है क्या? आवाज आपकी नहीं आ रही है वसीक, अ, अभी भी नहीं आया जस्ट। हाँ अभी बोलिए वसी। क्रैक होके आ सर, रही है, जी बोलिए। दिल्ली जाना कंपलसरी है क्या सर? दिल्ली जाना कंपलसरी है क्या पूछ रहे हैं शायद। क्या पूछ रहे हैं सर? दिल्ली दिल्ली जाना कंपलसरी है क्या, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो यूजुअली मुझसे पूछा जाता है कि सर गाइडेंस या फिर कोचिंग जरूरी है क्या, या फिर दिल्ली जाना जरूरी है क्या? देखिए यूपीएससी जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वहां पे लिखा हुआ नहीं होता है कि आपने दिल्ली गए हो क्या, आप दिल्ली से प्रिपेयर कर रहे हो। आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। मेरा कहना बच्चों को यही होता है, आपका स्टडी होना चाहिए, आपका पढ़ाई होना चाहिए। आपका पढ़ाई अगर काठमांडू में होता है वहां पे जाके पढ़िए,
आपका पढ़ाई दिल्ली में होता है वहां पे जाके पढ़िए, आपका पढ़ाई पुणे होता है वहां पे जाके पढ़िए, आपका पढ़ाई घर पे होता है आप घर पे पढ़िए। स्टडी इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो उसका आंसर देना इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से दे रहे हो दैट डजंट मैटर। दूसरा सवाल ये होता है कि सर फिर कोचिंग जरूरी है क्या? दिल्ली में कोचिंग मिलेगी, हमारे घर पे तो कोचिंग नहीं मिलेगी। तो देखिए एक बात बताता हूँ आपको, मैंने एक पॉइंट उसके अंदर जरूर जिक्र किया है मेरे सेशन में, वो है डायरेक्शन। आपको डायरेक्ट करने वाला, आपको गाइड करने वाला कोई एक शख्स जरूर होना चाहिए। चाहे वो आपका भाई है, अगर आपका बड़ा भाई आईएएस है आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपके पापा आईएएस है आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई आपको गाइड करने वाला है जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, एक्सेस आपको उसका है, कोचिंग की जरूरत नहीं। अब एक बात बता रहा हूं, मैंने क्या एक चीज बताया, आपको गाइडेंस लगेगा, आपको डायरेक्शन लगेगा। अगर कोई डायरेक्ट करने वाला, गाइडेंस करने वाला आपका भाई है, आपका कजिन है, या फिर आपका टीचर है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको एक ऐसी चीज देखनी पड़ेगी गाइडेंस के लिए। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी जैसे हमारा सेशन है, क्लोज सेशन है, तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। क्लासेस अगर देखेंगे, कोचिंग का कल्चर अगर देखोगे पुणे में, दिल्ली में, तो एक थोड़ा सा वो कमर्शियल भी हो चुका है, एक कैपिटलिज्म की तरह भी है कि वो क्लासेस, वो कमर्शियल क्लासेस, उनको सिर्फ पैसे चाहिए, अच्छी खासी फीस उन्होंने बढ़ा के रखी और वो दे नहीं रहे, वो जो देना चाहिए बच्चों को वो दे नहीं रहे। तो आपको ये रिसर्च करके जाना है, फीस वहां पे ज्यादा है कम है वो मैटर, वो आपको दे रहे हैं क्या जिस चीज के लिए आप वहां पे गए हो। अगर वो दे रहे हैं तो फिर वो फीस मैटर नहीं करती। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप अगर उनको 1 रुपया भी दे रहे हो, 1,000 भी दे रहे हो, 10,000 भी दे रहे हो, वो मैटर करता है। तो ये रिसर्च करके जाना है। गाइडेंस जरूरी है आपको, अगर गाइडेंस कहीं पे मिल रहा है, कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गाइडेंस भी नहीं है और कोचिंग भी नहीं है, तो फिर आपके लिए अकेला चलना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। होप मेरा आंसर आप तक पहुंचा। जजाकल्ला सर। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ काफ़ी सारे कह रहे हैं, मतलब 2 पीपल तो है, अनम जहाँ और दिग्विजय, जो कह रहे हैं कि टू शेड्यूल, मतलब उनका एम है यूपीएससी एमपीसी करने का, तो उन्होंने कहा है शेड्यूल करने के लिए। एंड इफ एनीवन एल्स इज आल्सो इंटरेस्टेड देन प्लीज इन द चैट आई हैव गिवन द numbers, 2 numbers, so please you can contact on that and we can have a follow up session in which we'll be discussing more in detail about UPSC and MPSC. Okay, जी so हाँ। anyone else now has any questions for Akram sir? You can ask now. लास्ट क्वेश्चन सर, जैसा कि अगर आपसे पढ़ना है तो दूसरा कुछ ऑप्शन सर उसके लिए? आपसे पढ़ना है उनको, वसीक से, हाँ, वसीक। अगर अकरम सर से अगर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए सर जैसे कि कुछ? हाँ देखिए मेरा तो अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन एकेडमी है मुंबई में, ऑनलाइन भी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ऑफलाइन अगर देखेंगे तो मुंबई में भी है। और अगर तौसीफ सर जैसे आपको गाइडेंस के लिए अगर सिर्फ है, मतलब अगर सेशंस वगैरह अगर रखना है, अरेंज करना है, तो मैं 1-2 बार या फिर ऐसे कभी वक्त निकाल के मैं ऑफलाइन भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाऊंगा। सर की जो एकेडमी है, तौसीफ सर ने जो पीक एकेडमी वगैरह है वो। और अगर आपको अंडर माय गाइडेंस ही रहना है, जैसे बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक तो मुंबई आ जाइए, या तो फिर ऑनलाइन का जो हमारा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है उसको कनेक्ट करेंगे। या तो फिर ऐसे पीरियडिकली, महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, जैसे भी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से हम लोग तौसीफ सर के साथ में मिलके, या फिर अगर आप वो ऑफलाइन भी बुलाते तो 1-2 मरतबा मैं ऑफलाइन भी आ सकता हूँ पुणे वगैरह में। तो 2-3 ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। मैं अगर सच में सिंसियरिटी के साथ में अगर किसी को करना है तो मैं तौसीफ सर को मेरा नंबर भी शेयर करने के लिए आपको बोल दूंगा। Okay, ठीक alhamdulillah. है, यस सर। ठीक है। Okay. Alhamdulillah. Thank you, Akram sir, for a very, very, very fruitful session. And बहुत alhamdulillah बहुत ही मोटिवेटिंग सेशन था। और इंशाल्लाह ताला आज के सेशन से जो भी मोटिवेट हुए हुए स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला वो अब हमसे कनेक्ट करके उनके लिए एक फॉलोअप सेशन भी रखेंगे इंशाल्लाह। Okay then. Let's end the meeting for today now, and let's end the session for today. Thank you everyone for joining us, and thank you Akram sir for this great session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग कामयाब हो, मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ में है। थैंक Yes, यू। thank you sir, thank you. Okay.
अस्सलाम। Thank you.